हेलो एवरीवन, ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बैंकिंग इन इंडिया के बारे में। प्रीवियस लेक्चर तक हम लोगों ने ना मनी की हिस्ट्री देख ली थी और मैंने आपको मनी के बारे में जितनी भी चीज़ें हो सकती थी वो मैंने आपको सब कुछ समझा दिया था। हालांकि चैप्टर ये यहाँ से स्टार्ट नहीं है, मैंने इसकी दूसरी पीडीएफ बनाई है। ठीक है। जो फर्स्ट पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगी। और आज से हम स्टार्ट करते हैं। मनी का इंट्रोडक्शन तो ले लिया था, अब बैंकिंग के बारे में बात करते हैं। ठीक है। हिस्ट्री जानते हैं बैंकिंग की। एंड माइंड यू, हरनीत और श्रेया, मैं आप लोगों को भी ये वाली चीज़ बता दूं, मनी एंड बैंकिंग अगर कर डाला ना अगर इकोनॉमिक्स में से, सारे एग्जाम्स में जिसमें 90% जो क्वेश्चंस आते हैं ना, जो कहने के लिए हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स, वो 90% क्वेश्चन मनी एंड बैंकिंग के टॉपिक से ही आते हैं। अगर इस चैप्टर को अगर आपने अच्छे से कर डाला ना तो समझ जाओ प्रिपरेशन जिंगल लाला। हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग। ठीक है भाई, बैंकों की शुरुआत हमारे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं से तो हुई होगी ना। तो देखो, भारत के अंदर जो बैंकिंग है, बैंक्स जो हैं या बैंकिंग सिस्टम जो है, उसकी शुरुआत हो जाती है 1770 में। सबसे पहला एक बैंक इस्टेब्लिश होता है दोस्तों, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है। बाद में क्या होता है, वक्त आगे बीतता है। एक बात मैं क्लियर कर दूं, जब ये 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान इस्टेब्लिश हुआ, यहां पर कंट्रोल किसका था इस टाइम पर हिंदुस्तान में? जल्दी बताओ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ ठीक है। बढ़िया यार, बहुत अच्छी बात है यार। एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो ना हर कोई लिख लेगा, है कि नहीं हरनीत? बिस्में उसको तो मिसबा हर कोई मतलब जान लेगा कि हाँ भाई 1770 का टाइम है तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान मतलब इस्टेब्लिश हुआ होगा। लेकिन एक एडवांस लेवल के एनालिसिस देता हूँ मैं आपको, एक शब्द यूज़ करूंगा, देखना थोड़ा सा दिमाग खुलेगा एकदम से। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, सिर्फ क्वेश्चन अगर ये आ गया कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान वॉज इस्टेब्लिश्ड अंडर मुगल अथॉरिटी या फिर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मुगल एम्पायर, बताओ कितनी दम है इस लाइन में और कितनी सही है गलत है ये? जो एम्पर था, आप बताओ, मतलब सोच के बताओ। बहादुर शाह जफर टू। अभी देखो ना, बहादुर शाह जफर टू, मैं इसको एक लिंक बताता हूँ अगर आप कंफ्यूज हो जाओ। एक एक बस एक ईयर बोलूंगा और देखना सारा दिमाग से पूरा जो तूफान है ना अभी जो अशमंजिश का, सब मिट जाएगा। 1857 की क्रांति। अभी तो और टाइम बाकी है मुगल एम्प्रर्स में। और ये साल पहले है कि ये साल पहले है बताओ? 1770। तो क्या मुगल अथॉरिटी थी जब बैंक ऑफ हिंदुस्तान स्टैब्लिश हुआ या मुगल एम्पायर था? बिल्कुल था। ये चीज याद रखना, ठीक है। तभी तो यार ऐसे टॉपिक्स जो है मैं आपको खुद करने को ना दे दूं कि ये फैक्ट्स हैं तो खुद पढ़ लेना, हम आगे की बातें करेंगे। कुछ ना कुछ बातें इंपॉर्टेंट होती है। मैं मानता हूँ कि 1.5 घंटे में बक कर चले जाता हूँ, लेकिन अगर उसमें से आपके 2 मिनट की भी हेल्प हो रही है तो आपके वो 2 नंबर बच जाएंगे एग्जाम में, आपका साल बच जाएगा, आपकी अटेम्प्ट बच जाएगी। ठीक है। बाद में क्या होता है, प्रेसिडेंसी बैंक्स जो हैं वो सेटअप होते हैं। सबसे पहले लेट मी क्लियर यू वन थिंग। क्या होता है, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब्जा करने का सोचती है ना हिंदुस्तान में, तो उनको ये लगता है शुरू शुरू में, ये लोग बेसिकली क्या आए थे, ट्रेडिंग कंपनी के रूप में आए थे, व्यापार करना चाहते थे, राइट मिसबा, है ना? अब इसमें मुझे एक बात बताओ, जब अंग्रेज यहां पर थे या कोई भी बाहर से यहां पर चला आ रहा है, हिंदुस्तान में व्यापार सबसे जल्दी, बल्क में और प्रॉफिटेबल कैसे हो सकता है? लैंड रूट के थ्रू या सी रूट के थ्रू? सी रूट। अब एक बारी हरनीत, हम इस फंडे से ना, इस बात से, सी रूट वाली जो बात हमने अभी बोली, हम इससे एक चीज जानने की कोशिश कर लेते हैं जरा। हिंदुस्तान के समुद्री इलाके पता लगा लेते हैं एक बार को, ठीक है? ओके।
मुझे आप लोग बताते जाना। इधर इधर कौन सा सी है, जल्दी बताओ। इस जगह पर क्या है, या नीचे? इस जगह पर क्या है? मुझे एक बात बताओ जरा, अगर श्रेया, मैं हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोग हैं, ठीक है, हम चारों के चारों जो हैं, हम चारों पांचों ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स हैं। अब हमने अगर ये मिलकर अगर ये डिसाइड करा है, तो आप मुझे ज़रा एक चीज़ बताओ, अगर इन तीनों हिस्सों पे अगर हरनीत अगर हम कब्जा कर लें, यहाँ पर अगर अपने हम लोग पोर्ट सेंटर्स बना लें, शिप वगैरह खड़ी कर दें और यहीं से व्यापार करने लगे, क्या हम ये नहीं कह सकते हिंदुस्तान के समुद्री रास्तों से जितना प्रॉफिट आता है हम पांचों की जेबों में भरेगा रच कर भरेगा? इन्होंने बेसिकली, आप ऐसा मान लो कि ये जो तीन जगह है ना, अब इन जगहों के नाम ले लेते हैं। ये वाला जो अरेबियन सी वाली जो डॉट है, यहां पर कौन सी जगह है? बॉम्बे। मुंबई कह लो, बॉम्बे मतलब उस टाइम पे बॉम्बे बोला जाता था। नीचे क्या है? मद्रास। और इधर क्या है? कलकत्ता। वही बे ऑफ वेस्ट बंगाल, कलकत्ता, जो मर्जी कह लो, उस जमाने के हिसाब से अगर हम लोग नाम बोलें तो कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। साउथ, ईस्ट और वेस्ट आ गया। इन तीनों पे कब्जा करके हरनी समुद्रों के ऊपर पूरा कंट्रोल। कलकत्ता के ऊपर कंट्रोल पाकर मिसबा, श्रेया मुझे ये बताओ, मैं क्या कहां पर व्यापार इजीली कर सकता हूं, कौन सी दिशा में मैं आगे बढ़ूं? हाँ, तो यहां पर क्या है? साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, राइट। एंड मुझे बताओ, ये कौन सा साउथ ईस्ट एशियन कंट्री थी जहां पर इन्होंने स्पाइस आइलैंड्स के ऊपर कब्जा कर रखा था? बताओ, मसालों वाला जो आइलैंड था, जल्दी बताओ। इंडोनेशिया। वहां से क्या लाते थे? ब्लैक गोल्ड किसे बोला जाता था? ब्लैक पेपर, ठीक है। अब मुझे बताओ, इसके ऊपर जो कब्जा कर लिया, मद्रास के ऊपर, यहां से व्यापार क्या हो सकता है? नीचे मॉलडीव्स हो गया, श्रीलंका हो गया, है ना। और यहां से घूमकर भी तो जा सकता है, कोई रुकावट नहीं होगी ना, ठीक है। घूमकर समझ गए ना, कि यहां से यहां तक भी तो जा सकता है और यहां से यहां तक भी आ सकता है, ठीक है। एक बार के लिए मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। वापस आते हैं। अरेबियन सी, यहां से क्या हो जाएगा? ये तो बहुत मस्त एरिया है ये वाला, तो यहाँ से तो मिडल ईस्ट हो गया आपका। उसके बाद रेड सी से होते होते जो स्विस कैनाल है, मेडिटेरियन सी में घुस जाओ और यूरोप तक पूरा का पूरा माल पहुंचा दो। अफ्रीका तक भी चले जाओ, है ना। इधर तो पूरी दुनिया अपनी है इस एरिया में, तो है ना। यहाँ चले गए मेडिटेरियन सी, यहाँ सामने दिख रहा है मिडल ईस्ट, इधर अफ्रीका, और घूमकर भी जा सकते हैं यूरोप, है ना। दुनिया तो मेन यही है पूरी की पूरी। कर लिया कब्जा। तो अब जो ब्रिटेन में जो प्रॉफिट्स पहुंचाने हैं क्वीन को, वो इजी है, या फिर जो भी उस टाइम पर एम्प्रर है, कुल मिलाकर हम क्वीन और किंग नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे मोनार्क या मोनार्की, उस टाइम पर जो भी है, तो उसको इजीली प्रॉफिट पहुंचाए जा सकते हैं इनके द्वारा, है ना। एंड ये चीज इन्होंने कब्जा क्यों करी, बताओ, जल्दी बता दो। सबसे पहले आते ही यहां पर समुद्रों के ऊपर कब्जा क्यों करा? वो तो ठीक है, देखो, ये ना ये ना हरनीत एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसको क्वीन ने एक फरमान के थ्रू, चार्टर के थ्रू मोनोपोली राइट्स दिए थे, श्रेया। अगर ये प्रॉफिट टाइम पे नहीं पहुंचाएंगे, या जितना क्वीन ने मांगा है, किंग ने मांगा, उतना नहीं पहुंचाएंगे ना, तो इनसे ये अधिकार, ये लाइसेंस लेकर किसी और प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाएगा। यानी कि हाथों में इतनी मुश्किल से जो लाइसेंस आया प्रॉफिट का, वो छिन जाएगा।
तो सबसे पहले अगर कोई प्रॉफिटेबल चीज है, मुगल अथॉरिटी को, सॉवरेनिटी को एकदम से तो चैलेंज करा नहीं जा सकता। लेकिन आपको पता है धीरे धीरे कैसे करके षड्यंत्र रचा के साम दाम दंड भेद कर कर परमिशन लेते चले गए, ट्रेडिंग पोर्ट्स स्टैब्लिश करते चले गए, नवाबों को हराते चले गए। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासे, ये वो, बहुत बैटल ऑफ बक्सर, बहुत कुछ हुआ। एंड अल्टीमेटली सारे के सारे समुद्री हिस्सों पे ये कब्जा मिल गया, और उसमें से 3 जगह जो थी वो इनकी प्राइमरी, मुख्य रूप से इनके सेंटर्स थे। अब इन तीनों को ना याद रखना, जितनी पूरी कहानी बताइए ना, इसके बेसिस पे इन तीनों को प्रेसिडेंसी बोला जाता है। सिर्फ इस शब्द को समझाने के लिए मैंने आपको ये एक्सप्लेनेशन दी डिटेल में। हाँ, मतलब इसको डिफाइन कैसे करा जाएगा मैं बता देता हूं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत उन समुद्री हिस्सों में जहां से व्यापार इजीली हो सकता है, और उन्होंने उन 3 जगहों को जो अपना कैपिटल सेंटर ऑफ ट्रेड बनाया, कैपिटल सेंटर ऑफ ट्रेड बनाया, मैं लिख देता हूं। एक तो नहीं था, कैपिटल सेंटर नहीं बोलना चाहिए मुझे, कैपिटल सेंटर्स ऑफ ट्रेड। अब मुझे एक बात बताओ हरनीत, यहां से कोई भी अगर मिसबा दूसरी कंट्री का अगर कोई शिप आएगा, या कोई भी अगर यहां पर नो स्पोक करने की कोशिश करेगा, तो ये तो किसी को नहीं घुसने देंगे ना, किसी को नहीं घुसने देंगे ना। और इसलिए ये जो प्रेसिडेंसी थी, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो प्रेसिडेंसी थी दोस्तों, इसके अंदर ना कमांडिंग ऑफिसर कौन होता था? वेरी गुड, गवर्नर जनरल नहीं, अभी नहीं, गवर्नर जनरल की पोस्ट नहीं है कि गवर्नर। हाँ, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ कलकत्ता, गवर्नर ऑफ मद्रास। यानी कि प्रेसिडेंसी सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए जो चार्जिंग क्या कहोगे, इंचार्ज अथॉरिटी जो थी, हरनीत क्या बोलेंगे, मिसबा क्या बोलेंगे हम लोग इसमें? गवर्नर के आगे पीछे जब भी प्रेसिडेंसी वर्ड आए ना, तो आगे पीछे कुछ नहीं लगाना, ठीक है? गवर्नर जनरल, गवर्नर इन सेक्रेटरी, ऐसा कुछ भी नहीं, ओनली गवर्नर, ठीक है श्रेया? रॉ रूप से गवर्नर बस, और कुछ नहीं, आगे पीछे कुछ नहीं। डोंट वरी, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लेक्चर्स में ये चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, उधर और डिटेल में डिस्कस हो जाएंगी। लेकिन मेरी हमेशा एक आदत रहती है, कोई भी एक किताब अगर 100 बार उस चीज़ को पढ़ के, तो मैं दोबारा से फ्रेश तरीके से ही समझाता हूँ उसे। क्योंकि ये बोलना हमारे इतने वास्ट कोर्स में कि हम यहाँ कर चुके हैं, वहाँ कर चुके हैं, वहाँ देख लेना, वो मेरी अप्रोच नहीं रहती है। इससे क्या होता है, मेरी भी रिवीजन हो जाती है, और जो सिर्फ इसी लेक्चर को देखने बैठा हुआ है, तो उसको ये पता लग जाएगा, अच्छा यार इसका मुद्दा क्या है, इसकी कहानी क्या है पूरी की पूरी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई पूरी की पूरी? अब क्या होता है, हम लोगों को टॉपिक से डेविएट नहीं होना है। हम लोग आधुनिक भारत नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं। वी आर नॉट रीडिंग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, वी आर इनटू इकोनॉमिक्स। तो वापस आते हैं, बैंकिंग के इतिहास के बारे में बात कर रहे थे। 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स जो है वो सेटअप होते हैं। एक बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 के अंदर, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 के अंदर, बैंक ऑफ मद्रास 1843 के अंदर। अगर मैं होता ना क्वेश्चन बनाने वाला, ये एक्सरसाइज ना करना सीख जाओ। एंड श्रेया आप तो बिल्कुल ही सीख जाओ मेरे साथ, क्योंकि आप तो कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हो आप तो मेरे साथ, ठीक है? अगर आप होते ना श्रेया, हरनीत आप होते, आपको मान लो कि ये चीज़ दिमाग में है कि आज तो मैं ऐसा क्वेश्चन बनाऊंगी कि दीपांग दुबे को फेल करना है मुझे, ये बहुत स्मार्ट बनता है ना, ये पढ़ा पढ़ा करके एनालिसिस दे देकर, इसको आज मेरे को फिल्म में फेल करना है कैसे भी करके एक क्वेश्चन में। इससे क्या बनेगा, आप एक क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन सेट कर दो मेरे लिए कि पहले कौन सा बाद में कौन सा। बस हो सकता है कि मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी हो, लेकिन मैं इसको बहुत कैजुअल ले गया हूँ, इस पर ध्यान ही ना दिया। मुझे ये तो पता है कि कलकत्ता बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी वाली बात मुझे पूरी पता है, मुझे पूरी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की कहानी पता है, मैंने बच्चों को पढ़ा भी थी। लेकिन अब ये नहीं पता भाई यार कलकत्ता पहले था कि बॉम्बे बॉम्बे वाला बैंक पहले था या मद्रास बैंक पहले था, ये तो नहीं पढ़ा। बस हो गया मैं ट्रैप। ठीक है, इसलिए बुक्स में कभी भागा नहीं जाता है, स्टैटिक बुक में
समझ रहे हो? जैसे अब आपने अगर ये सेल्फ रीडिंग करा होगा, आप में से किसी ने कभी सोचा होगा, तो हो सकता है ना ये जो दो चार एंगल मैंने आज बताया आपको, प्रेसिडेंसी वाला या मुकर अथॉरिटी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान वाला, ये आपने मिस कर दिया हो सकता है ना? तो वही चीज़ है, इसलिए तो आप मेरे पास आए हो। ठीक है। ये जो बैंक्स हैं, ये ना क्वासी सेंट्रल बैंक की तरह वर्क करते थे फॉर मैनी ईयर्स। अब मैं एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ। ये जो बैंक थे ना, पहले ये जो तीनों बैंक हैं, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, ये तीन प्रेसिडेंसी बैंक हैं। ना ही ये पूरी तरीके से प्राइवेट थे, और ना ही पूरी तरीके से ये उस टाइम पर गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर आते थे। हम लोग ना जब भी कोई वर्ड यूज करते हैं दोस्तों, क्वासी, आप लोगों ने अक्सर अखबारों में सुना होगा, कभी देखा होगा क्वासी जुडिशियल बॉडी, है ना, क्वासी एग्जीक्यूटिव बॉडी। क्वासी का मतलब आधा अधूरा होता है। इसका गूगल मीनिंग आप जो मर्जी देखो, मैं आपको एक सिंपल वर्ड में आज क्लियर कर देता हूँ। जब भी आप क्वाजी वर्ड देखो, पॉलिटी में हम लोग देखेंगे, जैसे जब हम स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे, और जब मैं आपको पढ़ाऊंगा पॉलिटी में मीन्स ओरिएंटेड चीज़ें, या फिर हम जब लक्ष्मीकांत को देखें, तो क्वाजी वर्ड बहुत बार आपको, क्वासी जुडिशियल बॉडीज़, ये वो बहुत आपको देखने को मिलेगा। जैसे एनजीटी जो है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, उसको क्वाजी जुडिशियल बॉडी कहते हैं, कि उसके बाद पूरी जुडिशरी वाली पावर तो नहीं है, लेकिन फिर भी पनिश करने वाली पावर है। क्वाजी का मतलब होता है आधा अधूरी चीज़ है उसके पास। अब यहां पर एक वर्ड आया क्वाजी सेंट्रल। क्वाजी सेंट्रल का मतलब बेसिकली ये था, इन बैंक्स को, ध्यान से सुनना, इन बैंक्स को गवर्नमेंट जो थी वो सपोर्ट कर रही थी। इन बैंक्स को गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी, बट दे वर मैनेज्ड प्राइवेटली। एक सेकेंड, दे वर मैनेज्ड प्राइवेटली। इधर देख लो, मैनेजमेंट जो उनकी थी वो प्राइवेट तरीके से होती थी, यानी कि प्राइवेट लोग ही इनको चला रहे थे, गवर्नमेंट का बस सपोर्ट था। ये मतलब है इसका क्वाजी सेंट्रल बैंक का। ठीक है, सपोर्ट इन द सेंस कि हम छीनेंगे नहीं, तुम्हारे प्रॉफिट के नहीं देखेंगे, तुम्हें जो करना है, जिसको लोन देना है, जैसे मर्जी कर दो, हमारी बुरी निगाह नहीं रहेगी तुम पे, क्या हम तुम पे कब्जा कर लेंगे, या तुम्हें बार बार हमसे परमिशन लेनी है, लाइसेंस बनवाना है, करवाना है, एक बार में हम सब दे देंगे, और तुम उसके बाद प्राइवेटली जैसे धंधा अपना कैरी करना चाहो कर लो। ठीक है, अभी हम ये चीज देखेंगे कि जो क्वाजी सेंट्रल वाली बैंक की जो ये जो चीज है ना, ये जो आइडियोलॉजी है, ये बिस में आज़ादी के बाद ना भारत की सरकार ने भी खेली ये वाली चीज़। कैसे? जब भी कोई बैंक अगर आज़ादी के बाद जो स्टैब्लिश हुआ होगा हरनीत, तो ऑब्वियसली बात है सरकार ने परमिशन एक ना एक पर्टिकुलर टाइम पे तो दी होगी ना। लेकिन अभी हम आगे आगे वाली डिस्कशन में देखेंगे, एक प्रधानमंत्री श्रेय ऐसी थी जिन्होंने लॉलीपॉप तो दी और फिर मुंह से खींच लिया उसे। ठीक है, यानी कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। अभी पढ़ाऊंगा उसके बारे में, 2 मिनट रुको। आगे बात करते हैं, साल आगे बीतता है, जमाना आगे बीतता है, साल आ जाता है 1921 का। 1921 के अंदर क्या होता है, ऑल दीज 3 बैंक्स ये ना मर्ज हो जाते हैं। अमेलगमेशन या अमेलगमेटेड का मतलब होता है यूनाइट करना या मर्ज करना। इन तीनों को मर्ज कर दिया जाता है और एक बैंक बना दिया जाता है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। Imperial Bank of India was constituted with the amalgamation of Bank of Calcutta, Bank of Bombay, Bank of Madras and Bank of Hindustan. अब ऑप्शंस अगर आ जाए 1, 2 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, 3 ओनली, नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, जो मर्जी आ जाए। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आपसे कोई पूछे, इट इज इक्वल टू बैंक ऑफ कलकत्ता प्लस बैंक ऑफ बॉम्बे प्लस बैंक ऑफ मद्रास। एक ही क्वेश्चन याद रखना, ओके। ये क्वेश्चन ऐसा होगा कि आप पढ़ोगे तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी और वहां पर भी, लेकिन इसको ये बता पाना कि इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है या मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो बस लोग तो ईयर देखेंगे तो वो बोलेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। हो सकता है यूपीएससी ने इकोनॉमिक्स के लिए आज से पूछा हो।
है ना। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है 1955 तक वो एग्जिस्टेंस में रहता है, ठीक है। मतलब अपने ओरिजिनल नाम के अस्तित्व के साथ आज़ादी के बाद तक टिका रहता है। 1955 में आज़ादी जब मिल गई हमारे देश को, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया चल रहा था उस टाइम तक, 1955 तक, 1955 तक। इसी का नाम आज के टाइम पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। समझ गए। आगे 1922 में क्या हुआ, एक ना दोस्तों कमीशन बनती है, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। इसको स्टैब्लिश करा गया था, नाम देख लो, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। और इस कमीशन के चेयरमैन थे हिल्टन यंग। इस कमीशन ने एक चीज रिकमेंड करी 1922 में, जब ये कमीशन जो थी ये सेटअप हुई। दिस कमीशन रिकमेंडेड कि हम भारत में आज़ाद हुआ नहीं अभी भारत, आप साल देख ही पा रहे होगे 1922। भारत में मनी मैनेजमेंट की एक प्रक्रिया के लिए एक संस्था, एक बॉडी या एक कोई भी एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। पैसा कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, हमारी तिजोरी में कितना पैसा आ रहा है, इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करने के लिए एक कुछ इंस्टीट्यूशन हमारे पास होना चाहिए। 1926 में इसने रिकमेंडेशन दी। इस कमीशन की रिकमेंडेशन को स्वीकार लिया गया और उसके तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एक्ट है वो पास हुआ 1934 के अंदर, ठीक है, विच केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 अप्रैल 1935। और ऐसा भी बोला जाता है दोस्तों कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के साथ स्ट्रांगली लिंक्ड था, ठीक है, आरबीआई की फॉर्मेशन। आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। उसके बाद इनिशियली 1935 टू 1937 तक जो हेडक्वार्टर था आरबीआई का वो कोलकाता के अंदर लोकेटेड था। बाद में इसको मुंबई में, आज के टाइम में मुंबई में ही है, वहां पर शिफ्ट कर दिया गया। याद रखना, फर्स्ट हेडक्वार्टर आरबीआई का जब बना था वो कोलकाता में बना था। आज के टाइम पे जो मुंबई वाला हेडक्वार्टर है ये सेकंड हेडक्वार्टर है सिंस द फॉर्मेशन ऑफ या सिंस द एग्जिस्टेंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई कौन से कमीशन की रिकमेंडेशन पर बना, ये याद रखना, रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। कौन उनकी अध्यक्षता कर रहा था, हिल्टन यंग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के बेसिस पर बना और आज़ादी से पहले ही बन गया था। अब आरबीआई जो है ना, एक इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको बहुत सारी बुक्स में नहीं मिलेगी, ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। आरबीआई जो है वो हमारे देश का सेंट्रल बैंक तो था, ठीक है, लेकिन जब हम लोग बात करें 15 अगस्त 1947 की, ये तो हो गया अल्टीमेट एंड, और बना कब, 1 अप्रैल 1935, ठीक है। ये जब इसका एक्ट जब आया, एग्जिस्टेंस में आया, यहां से लेकर 1935 से लेकर 47 तक हमारा आरबीआई जो था वो भारत, जिसको हम प्रॉपर इंडिया का जो नक्शा बोलते हैं, जब वो पाकिस्तान नहीं था तब उसके सेंट्रल बैंक की तरह फंक्शन कर रहा था वो, टिल जुलाई 1948। अभी बताता हूँ एक मिनट के लिए। और आपको पता होगा, अगर आप थोड़ा बहुत भी मॉडर्न हिस्ट्री जानते हो, बर्मा भी पहले हिंदुस्तान का ही पार्ट था। और बर्मा को आज हम क्या कहते हैं, म्यांमार। क्या इसका बॉर्डर टच होता है इंडिया के साथ म्यांमार का? बिल्कुल होता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ होता है, ठीक है। यहां की एक बहुत फेमस लीडर थी जिनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया था, हाउस अरेस्ट पे थी वो काफी साल के लिए, और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में किसी चैप्टर में बताया भी था, ओंग सेंग सू की आई, फॉर्मर प्रीमियर ऑफ ब्रिटिश बर्मा। ओंग सेंग सू की आई, ठीक है। जैसे जैसे नेल्सन मंडेला हाउस अरेस्ट पे थे ना, ऐसे ये भी थी, ये भी हाउस अरेस्ट पे थे, ये भी हाउस अरेस्ट पे थी, ठीक है।
नोबल पीस प्राइज मिला था इनको। हाँ, आरबीआई जो है इट कंटिन्यू टू वर्क एज सेंट्रल बैंक ऑफ बर्मा। बर्मा का सेंट्रल बैंक आरबीआई बनकर रहा टिल 1947, और पाकिस्तान का टिल जुलाई 1948। देख रहे हो, जबकि हमसे एक दिन पहले आज़ादी दिवस होता है पाकिस्तान का। लेकिन फिर भी देखो क्या होता है, जब बंटवारा हुआ भी, सब कुछ हुआ भी, तो ऐसा नहीं था कि हमें पाकिस्तानियों से नफरत थी या फिर पाकिस्तानी लीडर और इंडियन लीडर्स के बीच में बातचीत नहीं होती थी। तो उनके फाइनेंसेस को देखने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि सेंट्रल बैंक कैसे स्टैब्लिश करना होता है, वो सारी चीज़ों में लगे होते हैं। देखो, कोई भी नई कंट्री बनती है, हम भी आज़ादी के बाद सब कुछ कमान संभालने में लगे हुए थे कि आर्मी पुलिस इन सबको ऑर्गेनाइज कैसे करना है। लेकिन पाकिस्तान के लिए चुनौती ये थी, उसको तो जीरो लेवल से सब कुछ बनाना था फिर से। कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पार्लियामेंट, है ना, पैसा, अपनी करेंसी क्या होगी, क्या होगा, उस पर किसकी फोटो होगी। तो तब तक ना, जुलाई 1948 तक हमारा ही आरबीआई पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के तौर पे काम कर रहा था। अब ये क्वेश्चन कैसे बन सकता है? एक कोई मान लो कि किस सब्जेक्ट में कहाँ पूछा जाएगा ये मुझे नहीं पता, किस कंटेक्स्ट में पूछा जाएगा ये नहीं पता, लेकिन बनाने वाला अगर कभी इसको स्टेटमेंट फॉर्म में डालेगा तो ये डालेगा कि आरबीआई जो है इट इट यूज टू फंक्शन एज अ सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, कोई बुक से आपको जब भी पता लग पाएगा ये कहीं और। उसके बाद क्या हुआ, हमारा देश आज़ाद हो गया। अब हम अपने देश की तरफ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, आज़ादी मिल गई 15 अगस्त 1947 को। अब आगे टाइम बीतता चला जा रहा है, सारी चीज़ें अच्छे से बढ़ रही हैं। अब क्या होता है, हमारे देश में एक पीएम आती हैं, जो कि होती है एक तरीके से लेडी डॉन। नाम इनका क्या? ये चीज़ याद रखना। आपकी दोस्त है क्या वो? है ना? ये इंटरव्यूअर कह देता है कभी कभार, पता है। हाँ, कि श्रेया कौरा जी, आप ये बताइए, आपकी दोस्त है क्या, बचपन में साथ खेले हो आप? मेरे फ्रेंड से कहा गया था एक बार ऐसा, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी का नाम ऐसे ही बोल दिया था। तो कहते हैं कि बचपन में साथ खेले हो क्या तुम लोग? क्योंकि क्या होता है, हम ना हरनीत एडमिनिस्ट्रेशन में जब आते हैं ना श्रेया, इसमें मिसबा, तो यहाँ पर ना चीज़ें वैसी कैजुअल वे में वर्क नहीं करती हैं। यहाँ पर ना आपको थोड़ा सा मतलब वैसा, मतलब अपने पोस्ट के हिसाब से रिस्पेक्ट, मान मर्यादा का ख्याल रखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाए पहले, और कोई एक छोटा है पर्सन, आपसे 10 साल छोटा भी, और उसका सिलेक्शन आपसे भी पहले हो गया, तो आप उसको इस फील्ड में आने के बाद उसको सर या मैम ही बोलोगे, है ना। अब यहाँ पर जो आपके सब इंस्पेक्टर्स या एसएचओ जो कि आपके सिक्योरिटी में रहेंगे, इंचार्ज रहेंगे, वो हो सकता है आपके फादर की उम्र के हो। अब उनको अंकल नमस्ते प्रणाम ऐसा तो नहीं बोलोगे ना सर्विस में आके। यहाँ चीज़ें अलग वे में वर्क करती हैं, बस इस वजह से ये चीज़ों का ध्यान रखना। ठीक है, नेशनलाइजेशन होती है बैंक्स की 1969 में, एंड श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ये चीज़ करी जाती है। सबसे पहले 1969 में करी जाती है, फिर 1980 में। 1969 में 14 प्राइवेट बैंकों को नेशनलाइज करा गया था, और 1980 में फिर उसके बाद 6 और को कर दिया गया। यानी कि इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में टोटल कितने बैंकों को नेशनलाइज करा गया? 20। लेकिन यार ये चलो, ये चीज़ तो चलो ठीक है, लेकिन अभी मुझे ना ये चीज़ समझ में नहीं आई। कोई मुझे ज़रा ये चीज़ समझाओ कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक क्या होता है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ, समझते हैं इस चीज़ को। देखो, कोई भी जो एक बैंक, ध्यान से सुनना, कोई भी एक बैंक या नंबर ऑफ बैंक्स अभी के लिए मान लेते हैं कि वो प्राइवेटली ओन्ड है। मान के लेते हैं, होता ही यही है नेशनलाइजेशन में। प्राइवेटली ओन्ड का मतलब क्या है कि उनकी ओनरशिप जो है वो प्राइवेट लोगों के हाथों में है। जैसे आप और मैं हैं प्राइवेट लोग ही तो बोलेंगे हम लोगों को, है ना। अब क्या होता है, उसकी जब ओनरशिप, इसकी ओनरशिप जब सरकार ले ले,
इसको कहते हैं नेशनलाइजेशन। लेकिन अब भैया ये तो बताओ कि ओनरशिप कैसे, मतलब कागज साइन करवा लेगी, जो मालिक होगा उसके सर पे सरकार बंदूक रख देगी, उसको धमकी देगी कि हम तुम्हें थाने में बिठा कर रखेंगे, कैसे? ये सब कुछ नहीं होगा, ये ड्रामेबाजी कुछ नहीं। यहां पर सरकार क्या करेगी, इस बैंक के मेजॉरिटी स्टेक्स, जो हिस्सेदारी है, वो अपने पास रखेगी। अब मुझे बताओ, 100% जब भी कोई चीज होती है तो उसकी मेजोरिटी क्या होती है, बताओ? 51%। यानी कि हमेशा नेशनलाइजेशन के लिए सरकार के पास उस प्राइवेट बैंक की कितनी हिस्सेदारी आनी चाहिए, मिनिमम से मिनिमम 51%। अब 1969 में, ये वाली बात समझ में आ गई? पहले बताओ नेशनलाइजेशन वाला समझ में आ गया? हरनीत, सिंपल सा फंडा क्या है, प्राइवेट बैंक को पब्लिक बैंक बना दिया गया है, सरकारी बैंक बना दिया गया है। सरकार ने क्या करा है, 51%, मिनिमम 51% हिस्सेदारी ले ली है उसकी। कोई दिक्कत हरनीत किसी को भी? 1969 में ये जो नेशनलाइजेशन करा जाता है, इसके लिए एक एक्ट आता है, मतलब जो 1969 में इंदिरा गांधी जी ने जो ये करा ना पहली बार नेशनलाइजेशन, एक्ट का नाम था बैंकिंग कंपनीज। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्वायर कर रही है ना सरकार, श्रेया एक्वायर कर रही है ना, एक्विजिशन एंड, क्या जो प्राइवेट सेक्टर के पास अभी जितनी भी स्टेक होल्डिंग है वो सरकार की तरफ, मेजोरिटी की तरफ शिफ्ट हो रही है ना। एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग, ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट ऑफ 1969, ये एक्ट था, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन एक बार के लिए मैं फिर भी आपके सामने एक नॉलेज तो झाड़ ही देता हूं मैं अपनी, कि 14 बैंक कौन से थे जिनको नेशनलाइज करा गया। सबसे पहले इंदिरा गांधी जी ने जिनको नेशनलाइज करा। अब देखो स्टेट पीएससी वगैरह में बहुत फैक्चुअल कभी कभार ही हो जाते हैं, तो एक बार के लिए याद कर सकते हो तो कर लो, नहीं कर सकते हो तो कोई ऐसा कोई लॉस नहीं है, ठीक है। इलाहाबाद बैंक, ठीक है, इलाहाबाद बैंक। दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा। तीसरा बैंक ऑफ इंडिया। चौथा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। पांचवा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये सीबीआई वो नहीं है, ठीक है, क्राइम ब्रांच, ये जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद कैनरा बैंक। सेवेंथ है देना बैंक। एट्थ है इंडियन बैंक। ये जो थर्ड वाला था ना वो बैंक ऑफ इंडिया था, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया, और ये है इंडियन बैंक। नाइन्थ है इंडियन ओवरसीज बैंक। टेंथ है पंजाब नेशनल बैंक। इलेवेंथ है सिंडिकेट बैंक। ट्वेल्थ है यूको बैंक। थर्टींथ है यूनियन बैंक। एंड फोर्टींथ है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया।
ओके, इनको नेशनलाइज करा गया। नेशनलाइजेशन का मतलब भी सीख गए, सब कुछ आपको चीजें पता लग गई। यहां तक बात क्लियर। 6 और बैंकों की बात हो रही थी कि उनको नेशनलाइज करा गया बाद में 1980s में। तो वो जो 6 और बैंक थे जिनको 1980s में नेशनलाइज करा गया, नंबर 1 पंजाब एंड सिंध बैंक पीएसबी, और जो मैंने नीचे बताया था वो पंजाब नेशनल बैंक था, वो पीएनबी था। कहा गया ये पीएनबी है, और ऊपर जो जिसका मैंने नाम लिया वो पीएसबी है, पंजाब एंड सिंध बैंक। नंबर 2 विजया बैंक, विजय बैंक। नंबर 3 ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया। चौथा कॉरपोरेट बैंक। पांचवा आंध्रा बैंक। एंड छठा न्यू बैंक ऑफ इंडिया। न्यू बैंक ऑफ इंडिया 1990s के टाइम पर बाद में मैनी नेशनलाइज बैंक्स, ये जो बैंक्स नेशनलाइज हो चुके थे 20 हो गए थे, इनको बाद में अमेलगमेट भी धीरे धीरे करके करा गया। जैसे आप जानते हो आजकल पिछले 5-6 सालों में एक नई नौटंकी स्टार्ट हुई है, बैंक्स मर्जर, सुना होगा आपने, है ना। 3-4 बड़े बड़े बैंकों को मिलाकर एक बैंक बना देना सरकार के द्वारा, मतलब नेशनलाइज नहीं करना, 2-4 जो नेशनलाइज बैंक है उनको मिलाकर एक बैंक बना देना, सिंगल बैंक बना देना। हुआ ना, हुआ अभी ऐसा हुआ था ना नोटबंदी के बाद बहुत सारे बैंकों के साथ ऐसा, यही चीज है। अब दोस्तों ये जो नेशनलाइजेशन वाली जो बात है ना, अभी हम इसके बारे में और बात करेंगे अगले लेक्चर में, तब आपको और चीज़ों की क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन पहले मुझे बता दो कि नेशनलाइजेशन वगैरह का पूरा मतलब आपको समझ में आया, ये करा क्यों गया, ये बेसिकली करा क्यों गया, इसके बारे में एक बात मैं बता देता हूं। वैसे अभी आएगा आगे जाकर हाँ, मैं फिर भी बता देता हूं आपको, यही बता देता हूं मैं एक इस। अब ना दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एनालिसिस की बात करते हैं, ठीक है, कि ये जो नेशनलाइजेशन जो करा गया बैंकों का शुरू में 1969 में कितने, एक बार रिपीट कर लेते हैं, 1969 में कितने बैंक्स, 14 बैंक्स, और फिर 1980 में कितने बैंक्स, 6 बैंक्स, ठीक है। अब इसकी एनालिसिस बेसिकली ये है कि अगर हम शुरू के 14 बैंकों की बात करें, यहां पर पूरे भारत में उस जमाने में जो बैंक डिपॉजिट था इनके पास, मतलब ओवरऑल इंडिया का जो बैंक डिपॉजिट था ओवरऑल, उसका 80% कैपिटल जो था, इमेजिन करके देखो कितने छोटे छोटे बैंक होते हैं, बड़े बड़े बैंक होते हैं, हिंदुस्तान में कितने बैंक होते हैं, है ना, अलग अलग प्रकार के। इन 14 बैंकों के पास पूरे देश में जितना बैंकों में पैसा था 80% तो सिर्फ इन्हीं 14 बैंकों के पास था। तो आप कहोगे भाई ठीक है, लेकिन इससे नेशनलाइजेशन का क्या लेना देना। देखो, यानी कि अगर हम नेशनलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो मान लो कि हरनीत जब नेशनलाइजेशन नहीं हुआ होगा इन बैंक का, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ये सारे के सारे बैंक जो होंगे वो प्राइवेट बैंक थे, मतलब सरकार का दूर दूर तक कोई रोल नहीं था, ये प्राइवेट लोगों ने ही इतना पैसा, मतलब क्या कहते हैं, अपने दम पर डिपॉजिट करवा पाए हिंदुस्तानियों से, बताओ श्रेया, ठीक है, ये चीज तो हमें क्लियर है। अब सरकार को हरनीत डर ये था इसमें कि अगर मिसबा बैंक अगर फेल कर जाएंगे ना, अगर ये वाले, तो इससे कितना बड़ा इकोनॉमी को झटका लग सकता है, जिसको हम आम भाषा के अंदर कहते हैं इकोनॉमिक शॉक। 80% अगर ये कैपिटल जो कि हिंदुस्तान के सारे बैंकों में जितना कैपिटल डिपॉजिट है, अगर 80% इन 14 बैंकों के पास है, ये 14 बैंक
अच्छे से चल तो रहे हैं, लेकिन कल को कुछ भी गड़बड़ी होती है तो पूरा का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम क्रंच नहीं हो जाएगा, फेल नहीं हो जाएगा, हमारे पूरे देश का बट्टाधार नहीं हो जाएगा पूरा का पूरा। अब सरकार ने लार्जर इंटरेस्ट को देखने के लिए, क्या लार्जर इंटरेस्ट मतलब क्या है यहां पर, जनता, और दूसरा इकोनॉमी, ये किसी भी तरीके से चरमरा ना जाए कि अगर इनमें से कोई भी एक डूबा या ये 14 के 14 डूब गए, तो सरकार ने सही टाइम पर इनकी कमान संभाल ली अपने हाथों में, इनकी लगाम पकड़ ली अपनी हाथों में। और इस लगाम पकड़ने की प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, नेशनलाइजेशन। अब सरकार ने ठीक करा कि गलत करा, इसके बारे में ना बहुत ओपिनियन आते हैं कि गलत करा, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। लेकिन एक बात बताओ, जो प्राइवेट जो बैंक्स हैं, मतलब हालांकि हमें आंसर हमेशा ग्रे में लिखना होता है, ब्लैक एंड पूरे एक साइड पॉजिटिव नहीं एक साइड नेगेटिव नहीं, लेकिन फिर भी चलो ठीक है कि प्राइवेट लोगों ने इतना पैसा जो है वो इकट्ठा करा था, करवाया था, वो अच्छे से फंक्शन कर सकते थे, ठीक है, बहुत सारी आर्गुमेंट दी जा सकती है कि सरकार को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। लेकिन 80% लोगों की देश के लोगों की डिपॉजिट्स, आप समझ रहे हो इसका मतलब कि अगर उसमें से कोई भी गड़बड़ी होती है, अगर 10% 20% भी डूब जाए, जीडीपी हिल जाएगी बिल्कुल अर्थक्वेक की तरह, है ना, ये चीज है, जीडीपी हिल जाएगी। अब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इन सारी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना है, तो सरकार ने सोचा नेशनलाइजेशन कर दो, उनको पकड़ के रखना बहुत जरूरी है, उनको बर्बाद नहीं होने देना है कैसे भी करके, क्योंकि ये अल्टीमेटली जनता का पैसा है। आप बात समझ में आ गई पूरी के पूरे, ठीक है, ये रीजन था। और फिर जब सरकार को ये लगा 1980 में, यानी कि जिन 6 बैंकों को नेशनलाइज करा गया उसके साथ भी कोई ऐसी कहानी होगी, है ना, मेजर डिपॉजिट इनके पास होंगे, तो हम इसके सपोर्ट में क्या बोल सकते हैं कि सरकार ने लार्जर इंटरेस्ट को देखने के लिए, पब्लिक वेलफेयर और इकोनॉमिक वेलफेयर को देखने के लिए ये अपने हाथ में संभाल ली जिम्मेदारी, कि अल्टीमेटली ये पैसा पब्लिक और प्राइवेट वाली बात नहीं है यहां पर, ये पैसा अल्टीमेटली देश का पैसा है, एंड सरकार जो है वो ज्यादा अच्छे से कंट्रोल कर सकती है इन सब चीजों को। बिकॉज प्राइवेट बैंक अगर ये होते तो वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ हरनीत प्रॉफिट मेकिंग के प्रिंसिपल पे वर्क कर रहे होते, और कोई भी चीज जब सरकारी हो जाती है डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, तो सरकार का मकसद प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता, हमेशा क्या होता है, वेलफेयर ऑफ द मासेस। ये रीजन है, यही सारी बातें आप लोगों से इंटरव्यू में अगर पूछी जाए या मेंस में कभी आए तो ये लिखना फॉर और अगेंस्ट में। हालांकि दिस इज नॉट द एंड ऑफ द डिस्कशन, बहुत बहुत बार बाद में आता रहेगा ये, ठीक है, मतलब इस चीज़ के बारे में, नेशनलाइजेशन के बारे में। अब हम लोग प्रॉपर तरीके से जब आरबीआई बन गया है इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।